अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर तारिक। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग में दुनिया मुंतजिर थी मंगल की सुबह तक की कि ट्रंप की दी हुई वार्निंग खत्म हो चुकी होगी, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को एक और तारीख दे दी है। आज रात तक का वक्त दिया है, लेकिन साथ में धमकी में यह कहा है कि आज की रात पूरे ईरान को वो तबाह कर सकता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज ट्रंप ने CIA के हेड और सेक्रेटरी वार के हमरा एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। घंटों लंबी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसमें भी हमेशा की तरह उसने अपनी तारीफें ही की और ज्यादा फोकस रखा उसने ईरान से रेस्क्यू किए जाने वाले पायलट पर। और वो यही बताता रहा कि ये इनकी और अमेरिकन मिलिट्री की एक तारीखी जीत थी। लेकिन आप देखें कि असल में ट्रंप और अमेरिकी फौज के पास दुनिया और खास तौर पर अपनी अवाम को इस जंग में अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए या कुछ ऐसा बताने के लिए रहा भी नहीं है बाकी, क्योंकि दुनिया और अमेरिकी अवाम शुरू दिन से ट्रंप से एक ही सवाल पूछ रही है कि जिस मकसद के लिए यह जंग शुरू की गई थी इसका बताएं। यानी कि ईरान में क्या रजीम चेंज हो गया, अब नाए हुर्मज़ कब खुलेगी, दुनिया नॉर्मल कब होगी। और पूरी दुनिया इस वक्त जानती है कि ट्रंप के पास इन बेसिक क्वेश्चंस का कोई भी आंसर नहीं है। इसलिए फिर उन्होंने कल अपनी कौम के सामने 2 पायलट्स के रेस्क्यू मिशन को ऐसा बड़ा बनाकर पेश किया कि जैसे वो ये जंग जीत चुके हैं। असल में ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी जीत थी। वो ऐसे कि ट्रंप के बकौल इस ऑपरेशन में 150 के करीब जहाजों, 200 के करीब जमीनी फौजियों और अमेरिकी फौज के तमाम इदारों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो सका। और पूरा जोर इस बात पर दिया गया कि हमने अपने एक फौजी को मरने के लिए वहां नहीं छोड़ा, इसे दुश्मन के हाथ हमने लगने नहीं दिया। लेकिन दूसरा सच ये है कि इस जंग में इसी टेक्नोलॉजी के साथ 13 फौजी अब तक अमेरिका के हलाक हो गए हैं, वो भी अपनी एयर बेसिस पर बैठे हुए। और तब अमेरिका की टेक्नोलॉजी इन्हें क्यों नहीं बचा सकी। और जितने रिसोर्सेज लगाकर या जहाज गिरवा कर सिर्फ एक पायलट को रेस्क्यू किया गया, तो ये कोई बड़े कमाल की बात भी नहीं थी। लेकिन जब भी ट्रंप से इन 13 हलाक होने वाले अमेरिकी फौजियों के मुतालिक पूछा जाता है, तो वो जवाब में ये कहता है कि ये जंग का हिस्सा है, जंग में नुकसानात होते रहते हैं। बाकी जी, ट्रंप CIA के हेड और सेक्रेटरी वार पीट हेग्सेथ ने मिलकर जो 1.5 घंटा लंबी एक स्टोरी सुनाई, वो यही थी कि एक अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल हुए। ईरानी फोर्सेस को कंफ्यूज करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में 150 जहाज घुमाकर बम गिराकर ऑपरेशन किया गया, ताकि ईरानियों को असल ऑपरेशन की जगह मालूम ना हो सके। और ईरान में फिर तबाह होने वाले अमेरिका के तैयारों के मुतालिक ट्रंप ने यह कहा कि वो वहां गीली रेत में धंस गए थे, फंस गए थे, इसलिए वापस नहीं लाए जा सके। और फिर टीम को रेस्क्यू करने के लिए 3 मजीद हेलीकॉप्टर्स को फौरी तौर पर वहां भिजवाया गया। लेकिन ट्रंप की इस कहानी पर आलमी मीडिया और वार एनालिस्ट अपने सवालात उठा रहे हैं। पहला सवाल यह कि एक फौजी को बचाने के लिए 200 फौजियों को ईरान की जमीन पर क्यों उतारा गया, इनकी जान जोखिम में क्यों डाली गई। दूसरा यह कि अगर वापसी पर इन अमेरिकियों को रेस्क्यू करने के लिए 3 हेलीकॉप्टर भिजवाए गए फौरी तौर पर, तो पहले C-130 को क्यों भिजवाया गया, जो कि साइज में बहुत बड़े भी होते हैं और आम तौर पर इस तरह के मिशन में इस्तेमाल भी नहीं किए जाते, क्योंकि ये जल्दी आपके टारगेट पे भी आ सकते हैं। इस मामले में जो ईरान अपना वर्जन पेश कर रहा है, वो हकीकत के करीब कहीं ना कहीं मालूम भी होता है। ईरानी ये कह रहे हैं जी कि असल में अमेरिका के ये तैयारे पहले दिन से ही, यानी कि फ्राइडे से ही इस इलाके में लैंड कर चुके थे और इनका गिराए जाने वाला F-15 और A-10 असल में फ्राइडे को इस मिशन में शामिल था, जो इस्फहान से अमेरिकन ईरानी न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम लेने या चुराने आए थे। और अमेरिका ने सिर्फ इतवार को अपना एक पायलट रेस्क्यू नहीं किया, बल्कि इन दिनों में वक्फे वक्फे से 200 फौजी भी रेस्क्यू किए गए, जिन्हें वो C-130 के जरिए फ्राइडे को ईरान में उतार चुके थे। और फिर इस मिशन को डाइवर्ट करते हुए अमेरिकियों ने अपने पायलट के इस रेस्क्यू मिशन में इस तमाम तर मामले को बदल दिया। इसकी वजाहत के लिए ईरानियों का कहना है जी कि जिस लोकेशन पर पायलट गिरा और जहां अमेरिका ने 3 अपने C-130 उतारे, वो बहुत ही दूर है, इनमें बहुत ज्यादा फासला है और रेस्क्यू किया गया पायलट शदीद जख्मी था और यह मुमकिन नहीं कि जख्मी हालत में पायलट लोकेशन से इतना दूर चला जाए।
इस पर वार एनालिस्ट ईरान की राय को हकीकत के कहीं ना कहीं करीब भी समझ रहे हैं। और फ्राइडे वाले इस ऑपरेशन का बेसिक मकसद यही था कि C-130s के जरिए जमीनी फौज ईरान की सरजमीन पर उतारी जा सके। और जो F-15 ईगल हिट हुआ, इस तरह के और भी एयरक्राफ्ट फिजा में मौजूद होंगे जो कि ईरान के निशाने पर होंगे, ईरान की तवज्जो उनकी तरफ होगी। और इसी दौरान अमेरिका ने अपने C-130s और ब्लैक हॉक्स को ईरान की जमीन पर उतार लिया होगा। लेकिन जब F-15 हिट हुआ तो इनका प्लान बदल गया, क्योंकि C-130s का हुजम ज्यादा होता है, इसलिए वो आसानी से रडार पर आ सकते हैं, जिसकी वजह से दोबारा इन्हें ईरान से टेक ऑफ नहीं करवाया गया और इसके पायलट भी इजेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए फ्राइडे से आए हुए 200 अमेरिकी फौजियों को मरहलावार इस लोकेशन से दूर कहीं और से हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया गया और फिर जाते वक्त अमेरिकियों ने इन्हें खुद ही तबाह कर दिया। बाकी ईरान ये दावा कर रहा है कल से कि उन्होंने इन जहाजों को खुद तबाह किया है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जंगबंदी की, क्योंकि कल से पूरे आलमी मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि 45 दिन के लिए जंग रुक सकती है और अमेरिका की जानिब से अपने कोई नकात जो हैं वो भी ईरान के लिए भिजवाए गए हैं। ईरान ने भी खैर इसकी तस्दीक की कि वो नकात इस तक पहुंचे हैं, लेकिन ईरान ने इस पर रजामंदी जाहिर नहीं की और उनका सिर्फ एक वन लाइनर मुतालबा है कि जंग को पहले मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाए, इस चीज की गारंटी दी जाए कि इन पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले भी मरहलावार ईरान पर हमले करता आया है। तो ईरान के साथ साथ अब पूरी दुनिया भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि अमेरिका सिर्फ एक ब्रेक लेना चाहता है इस जंग से और वो अगले मरहले में फिर ईरान की फौजी ताकत को या इसको निशाना बनाएगा। लेकिन इस वक्त ईरान और अमेरिका की जो पोजीशन है, अगर अमेरिका और ईरान की कोई गारंटी दे सकता है तो ये दोनों मुल्क खुद ही एक दूसरे को गारंटी दे सकते हैं, यानी ये खुद ही मुआहदा करें, कोई ऐसा फ्रेमवर्क तय करें जो कि दोनों मुल्कों के मफादात में शामिल हो, वरना कोई और तीसरा मुल्क या मुल्क मिलकर भी इनकी गारंटी नहीं ले सकते या नहीं दे सकते, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने अपना कोई भी इत्तेहादी बाकी छोड़ा ही नहीं है। यूरोपीय मुल्क थे जो अमेरिका की गारंटी दे दिया करते थे, लेकिन ट्रंप ने खुद ही इन्हें ट्रोल इतना कर दिया है कि इन सब की वैल्यू माइनस हो चुकी है। बाकी आप देखें कि ट्रंप ने दुनिया में कोई ऐसा आलमी इदारा भी नहीं छोड़ा जो इस काबिल हो कि इस जंग में वो गारंटर बन सके, जिसकी वजह से आज दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। यूरोप अलग से अपना इत्तेहाद बनाने के लिए सोच रहा है, वो चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और रूस इस जंग में ईरान को अब अमेरिका के खिलाफ बराह रास्त सपोर्ट कर रहा है और आने वाले वक्त में दुनिया में रीजनल इत्तेहाद ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और कुछ वेस्टर्न तज्जियाकार तो ये भी राय रखते हैं कि ट्रंप एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें वो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड को अपने साथ शामिल करेगा, इन पर कब्जा करेगा और एक ऐसा खित्ता बनाएगा जिसमें ना तो तेल की कमी होगी ना ही वसाइल की। और वो सब इसलिए कर रहा है कि अमेरिका अब ये जानता है कि डॉलर के निजाम को अब वो ज्यादा देर तक फाल नहीं रख सकता और इसकी इकोनॉमी जो इस वक्त डॉलर बॉन्ड्स और पेट्रो डॉलर्स पर खड़ी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स हो जाएगी, जिसके लिए वो अपना एक नया मुआशी सिस्टम बना रहा है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसकी बैक पर इंडस्ट्री हो, तेल के जखायर हो, ज़राअत हो। आपने देखा कि वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी हुई, फिर इसके वसाइल पर कब्जा, क्यूबा में अनकरीब अमेरिका महाज खोलने वाला है, ग्रीनलैंड पर कब्जे की वो बात भी कर चुका है और इसके बाद नंबर होगा कनाडा का और ये फिर मिलकर एक नई ताकत बनेगा अमेरिका। और तज्जियाकार ये भी राय रखते हैं कि अमेरिका ईरान की जंग को यूक्रेन की तरह सालों तक भी तवील कर सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस और फर्टिलाइजर क्राइसिस भी आएगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका के पास अपने तेल के ज़खायर वाफर मिकदार में मौजूद हैं, इसलिए वो इतना इफेक्ट भी नहीं होगा और तेल की किल्लत से मुतासरा फिर एशियाई और यूरोपीय ममालिक मजबूरन अमेरिका से तेल हासिल करेंगे, वो भी इसकी शराइत के मुताबिक। और ईरान के खिलाफ महाज अगर मजीद तवील हुआ तो फिर हम जानते हैं कि इससे एशिया, यूरोप और खलीजी ममालिक की इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। और आप देखें कि जब रूस ने यूक्रेन के साथ जंग छेड़ी थी तब भी यही कहा जा रहा था कि रूस इस जंग को ज्यादा देर तक अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रूस इस जंग को सस्टेन करने में कामयाब रहा। दूसरा आप ये भी देखें कि अमेरिका को इस जंग में रूस के हिसाब से एक बड़ा एज ये भी है कि
ईरान के साथ इस जंग में वो अपनी, आप देख लें कि कोई ज्योग्राफी पर अटैक नहीं करवा रहा, क्योंकि वो बहुत दूर बैठा है। और इस जंग में अगर कोई बराह रास्त मुतासिर हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ खलीज का खित्ता है, जिनका दारोमदार ही तेल पर है, चाहे वो ईरान हो या अमरीकी इत्तेहादी अरब ममालिक। बाकी जी वेस्टर्न तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि इस खित्ते की सबसे बड़ी डिफॉल्ट लाइन भी अमेरिका के हाथ में है, यानी कि इसराइल की सूरत में वो वहां पर हमेशा मौजूद रहेगा और इसराइल इनके मुफाद के लिए काम करता रहेगा। और आज मशरिक़ वुस्ता में जो तनाज़ा है, इसकी जड़ और वजह भी इसराइल ही है। तो एक तरफ वो खलीजी मुमालिक के ऊपर अपने हमले जारी रखेगा, इस खित्ते को वो इसी तरह से आप कह लें कि लड़ाई झगड़े से दो चार रखेगा, और साथ ही वक्फे वक्फे से वो नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी अपने कब्जे जारी रखेगा, उनके वसाइल के ऊपर भी वो कब्जे करने के लिए अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा। इस थ्योरी के मुतालिक आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वार के मुतालिक आने वाली हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहा करे। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।